और दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ। तो आप अगर यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, या कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसकी स्टार्ट होती है बात 1707 के टाइम, जब औरंगजेब की जो है डेथ हो जाती है। ये काफी एज होके मरते हैं, लगभग 90 ईयर्स के बाद। इस टाइम क्या होता है कि जो मुगल एम्पायर होता है वो काफी बड़ा होता है। 1707 में आप ये मैप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान वाला हिस्सा काफी पूरा का पूरा मुगल एम्पायर के अंदर है, और यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मुगल एम्पायर के अंदर है। अगर आप यहीं देखेंगे गुजरात से लेके बंगाल तक, जहाँ आज बांग्लादेश है, और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो मुगल एम्पायर के अंडर है। अभी 1707 के बारे में बात करो अभी का। और इसी के कुछ सालों बाद, लगभग 50 साल के बाद, जो हालत होती है मुगल एम्पायर की, खैर जो भी है, आप देख सकते हैं कि इसमें मराठा किंगडम एक अलग स्टैब्लिश हो गया है, निजाम एक अलग, बंगाल एक अलग, और अवध एक अलग। और जो मुगल एम्पायर है काफी श्रिंक हो गया है अपने ओरिजिनल साइज से। दोस्तों ये जो करतूत है ये ऐसे ही नहीं हुई है, इसके कई कारण हैं। पहली चीज तो जो इनएफिशिएंट रूलर आए हैं इसके बाद, वो सबसे बड़े कारण है इस सिचुएशन के लिए। वो देखिए चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मैप को, ये 7050 का है। इसमें मुगल एम्पायर काफी छोटा है दिल्ली के आसपास, और ये जो है मराठा के अंडर ही काम कर रहे हैं। मतलब ये जो इनकी जो राजगद्दी है ये मराठा के नाम पे ही चलती है। मतलब मराठा चाहे तो इनको हटा सकते हैं, मराठा चाहे इनको किसी को भी यहाँ पे मुगल बना सकते हैं, मुगल एम्पायर। और राजपुतानास जो है वो एक डिफरेंट रूल ही चला रहे हैं, और जो अवध है जिसे औध कहते हैं वो एक अपना डिफरेंट रूल चला रहे हैं। और बंगाल की तो बात ही लाजवाब है। बंगाल तो भैया एक अलग ही है, और सबसे बड़ा रीजन है इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि जो बंगाल है अगर आप देखेंगे तो ये गंगा बेल्ट पे पड़ता है, और ये सबसे प्रॉस्परस रीजन है। क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है जो एग्रीकल्चर की जो फर्टिलिटी है वो काफी अच्छी है एज कंपैरिजन टू होल इंडिया और पूरा वर्ल्ड। क्यों? उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में, जो मुगल एम्पायर की जो इकोनॉमी का जो टैक्सेस थे टोटली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। जब आप जानते हैं कि जब बंगाल की जो सॉयल है अगर काफी ज्यादा फर्टाइल है तो वहां पे ये फुली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बंगाल, औध एंड मराठास तो है ही, और निजाम जो है, हैदराबाद जो है, वो भी फुली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पंजाब वाला हिस्सा भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, और अफगानिस्तान वाला हिस्सा तो चला ही जाता है। कुल मिला के बात कहूँ तो कि जो पॉलिटी है यहाँ की, जो सेंट्रलाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। पावर जो है अलग अलग खेमों में बढ़ जाती है। और इसी बीच जो यूरोपियंस पावर होते हैं जैसे पुर्तगाल, डेनमार्क, फ्रांस, इंग्लिश, वो इन कोस्टल लाइन पे अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करते हैं, और फरमान के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं मुगल एम्परर से, निजाम से, बंगाल से और औध से, ताकि उनको फ्री ट्रेड का एक रास्ता मिल जाए, जिससे वो जो सामान है ज्यादा बिके, ज्यादा प्रॉफिट कमाए। अभी इनका कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है यूरोपियन पावर्स का कि वो इंडिया पे राज करे। खैर ये बात की बात है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, एंग्लो सिख वॉर के बारे में, जिससे आपको पूरा क्लियर होगा। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात करेंगे, कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है कैसे बंगाल पे राज करती है, पहले रेवेन्यू को अपने अंडर लेती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को। वो हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि औरंगजेब के मरने के बाद। तो दोस्तों 1707 में औरंगजेब की जो डेथ हो जाती है काफी एज होने के बाद, 90 इयर्स के बाद। तो इसके बाद क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है। मतलब राजगद्दी के लिए लड़ाई होती है दो भाइयों में, सबसे बड़े दो भाइयों में औरंगजेब के। बहादुर शाह जो फर्स्ट है वो जीत जाते हैं, और ये होता है ये बैटल होता है दोस्तों बैटल ऑफ जजाऊ। और ये जो स्टार्ट होता है 1707 में,
1709 में ये खत्म हो जाता है और इसमें बन जाते हैं बहादुर शाह वन मुगल एम्परर। और ये काफी लंबा वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है। इसमें क्या होता है कि जो नॉवेल्स होते हैं, कुछ नॉवेल्स बहादुर शाह वन के भाई के पास चले जाते हैं, कुछ बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं बहादुर शाह फर्स्ट के पास आ जाते हैं, और जो दूसरे कुछ राजा हैं जो बहादुर शाह फर्स्ट के भाई को सपोर्ट करते हैं, कुछ बहादुर शाह फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो वॉर है, बैटल है, बहुत लंबी चलती है राजगद्दी के लिए। और इसमें जो मुगल एम्पायर है पूरे क्योस में चला जाता है। एक और बात कहना चाहूंगा दोस्तों, बहादुर शाह जो है उनको प्रिंस मुआज्जम भी कहते हैं। ये सब जो सवाल है ज्यादा फैक्चुअल है, वो पीएससी में ही पूछा जाता है। यूपीएससी कभी इन चीजों की डिमांड नहीं करती, वो जानती है उनको बच्चे चाहिए एनालिटिकल, वो फैक्चुअल बच्चे चाहिए ही। दोस्तों बहादुर शाह जो है वो फॉलो करते हैं पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो ये दोस्तों पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या है? पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज दोस्तों इसमें क्या होता है, मैंने बताया जब वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, कुछ नॉवेल्स जो है बहादुर शाह के, कुछ नॉवेल्स और राजा बहादुर शाह को सपोर्ट करते हैं। इसमें बहादुर शाह जीत जाते हैं तो क्या करते हैं बहादुर शाह जो है वो जो नॉवेल्स और राजा जो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इनके भाई को, उनको ये माफ कर देते हैं और इनको अच्छी पोस्ट पे मुगल एम्पायर में बैठा देते हैं और कहते हैं कि भैया हमारी हेल्प करना। और ये भी पॉलिसी अप्लाई करते हैं, जो पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट, जो राजपूत से काफी खटास चल रही होती है और जाट से औरंगजेब के टाइम उस खटास को भी खत्म करते हैं बाय द पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट और डील करते हैं। ये जो पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट है ये बहुत पुरानी है अकबर के टाइम की, और इसकी वजह से जो है ये राजपूत और जाट से हाथ मिला लेते हैं। दूसरी चीजें क्या करते हैं कि बहादुर शाह जो है गुरु गोविंद सिंह के साथ एक डील कर लेते हैं, पीस डील। काफी शांति रहती है मुगल और सिख के बीच में, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के उनकी डेथ के बाद सिख है फिर से रिवोल्ट करने लग जाते हैं मुगल्स के अगेंस्ट अंडर बंदा सिंह बहादुर के। दोस्तों इसके रिस्पॉन्स में जो बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो एक कैंपेन चलाते हैं इस रिबेल के अगेंस्ट, लेकिन इसमें जो सिख मूवमेंट को क्रश पूरा नहीं कर पाते। और एक बार तो ये भी होता है कि सिख है सतलुज से यमुना रिवर तक कंट्रोल करने लग जाते हैं, और यमुना रिवर दोस्तों दिल्ली के पास है, और ये मुगल एम्पायर को बहुत ही बड़ा झटका और खतरा होता है। तो मुगल एम्पायर जो है, मुगल की आर्मी जो होती है वो इमीडिएटली इनको सिख्स को वहां से रिपेल कर देती है और उनको प्लेन एरिया में लगभग हटा देती है। और ये पूरी तरीके से दोस्तों खत्म नहीं होते, ये चले जाते हैं हिमालय के फुट हिल्स में, और तो वहां से मतलब कि वाइप आउट नहीं हो पाते, लेकिन उनको प्लेन एरिया से मुगल की आर्मी है वो हटा देती है। बहादुर शाह दोस्तों क्या करते हैं कि जो साहू है, जिनको औरंगजेब है वो कैप्चर कर लेते हैं, वो साहू को रिलीज कर देते हैं। दो कारण है इसके, पहला तो एक तो पीस गेस्चर के चक्कर में कि हम मतलब कि मराठास के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और दूसरा ताकि अगर इनको साहू को छोड़ दे तो मराठास के अंदर एक वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हो जाएगा, इसकी वजह से मराठा जो है अपनी ही वॉर में फंस जाएंगे। एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। यार दोस्तों ये बहादुर शाह जो फर्स्ट है वो ज्यादा दिन जी नहीं पाते और 1712 में ये मर जाते हैं, क्योंकि ये खुद ही रिटायरमेंट की एज में मुगल एम्परर बनते हैं और 65 साल की एज में, और इनकी ज्यादा लाइफ भी नहीं होती, और ये 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो इनकी पॉलिसी है काफी अच्छी भी चलती है, लेकिन काफी एक्सपीरियंस भी होते हैं। यार मुगल एम्पायर की किस्मत ही खराब होती है, इतने एक्सपीरियंस एम्परर को खो देते हैं। और इसके बाद जो राजा आते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं जहांगीर शाह, जो कि 1712 मार्च से फरवरी 1713 तक रह पाते हैं। और इनको जो सैयद ब्रदर्स हैं, जो फारूक सियार है दोस्तों, सैयद ब्रदर की मदद से इन भाई साहब को मार देते हैं और राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। खैर इन्होंने क्या पॉलिसी करी दोस्तों, ये लेके आते हैं इजारा सिस्टम, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, बिडिंग लगती है, बिडिंग में जो भी ज्यादा आप जानते हैं जो ज्यादा पैसा पे करेगा उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो यही एक इजारा सिस्टम होता है फार्मर्स के लैंड के लिए। और दूसरा क्या करते हैं कि जो जजिया जो टैक्स है नॉन मुस्लिम्स पे, मतलब जो हिंदू है, सिख्स हैं और अदर रिलीजन्स हैं, उन पे टैक्स हटा देते हैं। यार ये ज्यादा दिन जी नहीं पाते। फारूक से यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो मुगल के जो एम्परर हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्योस एक अलग ही क्रिएट हो रहा है और जो कंटिन्यूटी नहीं बन रही। फारूक सियार दोस्तों 1713 से 1719 तक रहते हैं, और यहाँ पे जो सैयद ब्रदर्स हैं ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ये किंग मेकर के रूप में आ जाते हैं। और ये आखिर में आप देखेंगे कि जो फारूक सियार है उनको भी मरवा
करवा देते हैं और फिर उसके बाद किसी और को बैठा देते हैं। तो दोस्तों फारूक सियार के टाइम क्या होता है कि जो बंदा बहादुर सिंह जो होता है, मैंने आपको बताया, जो बंदा बहादुर सिंह के अंडर सिख है रिवोल्ट कर देती है मुगल के अगेंस्ट, उनको पकड़ लेते हैं बंदा बहादुर सिंह को, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको पकड़ के उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है दिल्ली में। तो यहाँ पे जो पंजाब में नॉन मुस्लिम रूल है वो लगभग खत्म हो जाता है। यार ये बाद में रंजीत सिंह आते हैं, वो फिर से सिख को इकट्ठा करके एंड बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ये बात की बात है, मैं बाद में बात करूंगा जब सिख वॉर होगा तब। दोस्तों ये सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं कि जो असफ जा फर्स्ट, जो औरंगजेब के टाइम जो है काफी अच्छे जर्नल होते हैं, उनको ये वापस बुला लेते हैं। और ये असफ जा है, उनकी एज जो है काफी कम होती है, लगभग 40 ईयर्स में रिटायरमेंट के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनको बुला लिया जाता है और ये काफी मुगल एम्पायर के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन ये भी लास्ट में जाके एक जो हैदराबाद जो है निजाम जो है, इसकी शुरुआत करते हैं एक ऑटोनोमस स्टेट की। अरे अभी हम बाद में अभी जब चलेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन ये जो है एक्शन है बहुत ही अच्छा होता है फारूक सियार का। इसमें जो मुगल वॉइसरॉय है उनको बना दिया जाता है डेक्कन का, और इनको टाइटल दिया जाता है निजाम उल मुल्क, रेगुलेटर ऑफ रिल्म फतेह जंग। तो बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। फिर 1717 में क्या होता है कि ब्रिटिश जो है वो फरमान लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। ये लेते हैं फरमान जॉन सरमन। क्या होता है कि एक छोटी सी कहानी है। क्या होता है कि फारूक सियार की ना तबीयत खराब हो जाती है, एक जो इंग्लिश डॉक्टर होता है वो इनको सही कर देता है। इसी खुशी में जॉन सरमन है, इसको फरमान मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिल जाता है, और इसे ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और इसमें इनको फायदा क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो कस्टम ड्यूटी होती है पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो जाती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस होते हैं वो लगते नहीं है। तो इसका मतलब फिर इनका जो प्रोडक्ट है सस्ता हो जाएगा और काफी कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे इंडियन मार्केट। दूसरी चीज, इनको एनुअली बस 3000 रुपए पे करना होता था मुगल एम्पायर को, और ये जो है दस्तक को भी इशू कर सकते थे अपने ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए। ये दस्तक का मतलब एक पासेस होते हैं। मान लीजिए जो पास अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रांसपोर्टर के पास है, उससे जो मुगल जो एम्पायर के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टैक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो इनको रोक नहीं सकते और इनसे टैक्स वसूल नहीं कर सकते। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता के अंदर लैंड भी मिल जाती है। तो दोस्तों हैदराबाद में इनको ऑलरेडी फ्री ट्रेड राइट मिले होते हैं, और इस फरमान के बाद और ज्यादा पूरा कंटिन्यू हो जाता है। सूरत में दोस्तों इनको EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,000 रुपए पे करने होते थे, और इसमें सारी इनकी ड्यूटी एग्जेम्प्ट थी, कुछ भी ड्यूटी पे नहीं। दोस्तों इनको एक और राइट मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के हैं पूरे मुगल एम्पायर में चलेंगे। देख सकते हैं आप सिक्का। होता है कि 1719 में जो सैयद ब्रदर्स होते हैं, किंग मेकर्स होते हैं, फारूक सियार को हटा देते हैं। इसका भी एक अलग कारण है। क्या होता है कि जो सैयद ब्रदर्स कहते हैं कि फारूक सियार जो है मराठास के साथ डील नहीं करते। तो क्या होता है कि जो सैयद ब्रदर्स है मराठा की मदद से, विश्वा बाजीराव विश्वनाथ की मदद से फारूक सियार को मरवा देते हैं, को अंधा करके उनको मार दिया जाता है। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह को मुगल बना दिया जाता है। रंगीला इनको टाइटल मिला है। दरबार में नाच गाना चलता रहता था, और सबसे इनएफिशिएंट रूलर यही थे। आप देख सकते हैं कितने साल तक, ये काफी अच्छा साल इनको मिलता है मुगल एम्पायर में मुगल एम्परर बनने का। इतने टाइम में कोई भी मुगल एम्परर अपने मुगल एम्पायर को ठीक कर सकता था और बेटर बना सकते, लेकिन भाई साहब इनकी जो है एक अलग ही पहचान है, और इन्होंने लगभग पूरा बर्बाद कर दिया मुगल एम्पायर। इसमें क्या होता है कि जो सैयद ब्रदर्स होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों की जो मोहम्मद शाह जो है वो सैयद ब्रदर्स को ही मरवा देता है, जिन्होंने बैठाया था उन्हीं को मरवा देता है। निजाम उल मुल्क की मदद से, इनकी मदद से इनको मरवा देता है। 1721 में क्या होता है कि निजाम उल मुल्क जो है उनको ग्रैंड वजीर बना दिया जाता है। और दोस्तों ये क्या करते हैं, निजाम उल मुल्क, इनकी मैं बात कर रहा था, तो निजाम को स्टार्ट करते हैं हैदराबाद में। ये क्या करते हैं, मुगल कोर्ट को रिफॉर्म करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं। मुगल कोर्ट जो था वो जो बहुत काफी करप्ट हो गया था, उसको रिफॉर्म करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं। लेकिन 1723 में क्या होता है कि जो इनके मुगल रंगीला जो है, रंगीला भाई साहब, वो जो है इनको अवध की ओर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो मुगल कोर्ट्स में जो नोवेल्स होते हैं, रंगीला के कान भर देते हैं कि देखिए भाई बहुत पावरफुल हो गया है, एक दिन ये भी आपको लात मार के गद्दी में बैठ जाएगा। तो रंगीला साहब क्या करते हैं, इस झंझट को खत्म करने के लिए कहते हैं कि भैया भाई साहब आप अवध चले जाइए, क्या आप वहाँ रूल कीजिए। लेकिन ये मानते ही नहीं है। निजाम जी कहते हैं कि भैया हम तो इधर नहीं जाएंगे, हम तो डेक्कन जाएंगे, जहाँ पे हम पहले गवर्नर थे औरंगजेब के टाइम, वहीं पे रूल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक डेक्कन का गवर्नर होता है ऑलरेडी, वो क्या होता है, वो चिढ़ जाता है और इनसे बैटल स्टार्ट करता है, जिसका नाम है बैटल ऑफ खेड़ा। वहाँ पे जो है निजाम जो है इन भाई साहब को डिफीट कर देते हैं मुगल फोर्सेस को, और यहाँ पे इनको ये रूलर के तौर पे बन जाते हैं हैदराबाद में। और जो मुगल एम्पायर है वो मान भी लेती है कि ये एक निजाम जो है रूल करेंगे
करेंगे और इनकी जो बच्चे हैं वो भी रूल करेंगे। और ये जो है यहीं से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बेशक से ये मुगल के अंडर ही कह रहे थे कि मुगल के हम अंडर हैं और मुगल के अंडर ही काम करेंगे, लेकिन एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जो मुगल एम्पायर है कैसे बिखरता चला जा रहा है। तो दोस्तों जो निजाम अंकल हैं वो बढ़ाना चाहते थे अपने हैदराबाद को बढ़ाना का एरिया, लेकिन बाजीराव फर्स्ट है इनको इन अंकल को रोक देते हैं। उनको पता नहीं होता बाजीराव फर्स्ट का टाइम चल रहा है कि उंगली मत करो। बाजीराव फर्स्ट जो है वो इनको रोक देते हैं, मतलब वहाँ पे इनको हरा देते हैं मराठास, और निजाम आसफ जाह है वो हार जाते हैं। दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि 1737 में पेशवा बाजीराव फर्स्ट है वो एक रेड मारते हैं दिल्ली में रेड मारते हैं मात्र 500 घुड़सवारों के साथ, और मुगल को जीत भी लेते हैं, वहाँ पे हरा देते हैं उनकी आर्मी को। मतलब जो मेन आर्मी होती है मुगल की वो वहाँ पे होती नहीं है, वहाँ से निकल भी लेते हैं। एक तरीके से बहुत बड़ा बूस्ट होता है मराठा के लिए कि बहुत बड़ा जो मुगल एम्पायर था उसको जाके ठोक के वापस आ जाता। दोस्तों यहाँ पे मराठास जो हैं काफी बढ़ जाते हैं, नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन होता है, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, वहां तक ये जो मराठास जो हैं फैलते चले जाते हैं और मराठास जो है एक अलग ही एक ऑटोनोमस स्टेट बन जाता है। वहां तक कि ये जो मुगल एम्पायर को है वो भी पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि जो मुगल एम्पायर है कैसे टूट जाता है, एक औध अलग हो जाता है, बंगाल अलग हो जाता है, मराठास तो काफी बड़े हो जाते हैं, ताकतवर, निजाम एक अलग अपनी डायनेस्टी चालू कर देते हैं, राजपूतानास जो है वो एक अलग हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये अलग घोषित तो नहीं करते लेकिन ये पावर में अलग हो जाते हैं और अपने जो फॉरेन अफेयर्स जो है और बाकी सब जो है वो खुद ही डील करते हैं। लेकिन कहते हैं बस एक यही बात कहते हैं कि हम मुगल एम्पायर के अंडर हैं, कभी रिवेल नहीं करते, लेकिन ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और यहीं पे जो यूरोपियन पावर्स है वो पनप रहा होता है, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसी बात पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। जय हिंद।